स्प्रिंग 2023 का क्वेश्चन नंबर 1 है, लर्निंग कर्व का क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ आ रहा है एस कॉन्ट्रैक्टर्स लिमिटेड। एस कॉन्ट्रैक्टर्स कोई कंपनी है, ठीक है। सप्लाईज customized components to various industrial customers. It is considering to bid for a contract for supply of 100,000 units of LM3 to Sarmad Industries. Its technical department has provided the following estimates regarding the production cost of the first batch consisting of 25,000 units of LM3. यानी कि आपको जो इंफॉर्मेशन दी हुई है वो पहले बैच की दी हुई है और उस पहले बैच में 25,000 यूनिट्स हैं। रॉ मटेरियल 63,000 kg at ₹600 per kg, labor 4 hours per unit at ₹300 per hour, overheads ₹400 per labor hour or total 40,000. Following additional information has also been made available. Number 1, LM3's production will be carried out in 4 batches of 25,000 units each. 1 लाख यूनिट्स बनाने और जाहिर है अगर 4 बैचेस हैं तो हर बैच में 25,000 यूनिट्स रिड्यूस हो रहे होंगे, 25,000 यूनिट्स बनाए जा रहे होंगे, 25,000 यूनिट्स बन रहे होंगे। तो ये बात तो वैसे भी नहीं बताता तो कोई ऐसा मसला नहीं था। नंबर 2 में लिखा हुआ है रॉ मटेरियल कंजम्पशन इंक्लूड्स वेस्टेज विच इज एस्टिमेटेड एट 5% ऑफ द एक्चुअल रॉ मटेरियल टू फॉर्म पार्ट ऑफ द मटेरियल प्रोडक्ट। However, the wastage is expected to reduce by 10% in each new batch as the production process improves with experience. वो ये कहते हैं कि जितना रॉ मटेरियल हम इस्तेमाल करते हैं वो जो कंजम्पशन होती है रॉ मटेरियल की उसमें 5% रॉ मटेरियल जो है उसकी वेस्टेज हो जाती है। फिर वो ये लिखता है कि ये जो वेस्टेज है ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये वेस्टेज जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। However, the wastage is expected to reduce by 10% in each new batch. हर अगले बैच में जो वेस्टेज होगी ना वो 10% कम होगी। As the production process improves with experience. Learning curve effect for labor is estimated at 90%. It is expected to remain effective for the first 3 batches only. Index of 90% learning curve is negative 0.152. 20% of the overheads are fixed and mostly represent the maintenance and depreciation of factory building and machinery. Requirement में बोलते हैं calculate the minimum bid price which ACL should go to earn a profit of 35% on the quoted price. अच्छा, अब इसमें जो आखिरी वाला क्लॉज है ना इसमें डिसीजन मेकिंग के चैप्टर से भी रेलेवेंट कुछ बातें जो है वो आ रही हैं। हम जब कोई डिसीजन लेते हैं कि कोई काम हमें करना है या नहीं करना तो हम सिर्फ और सिर्फ इंक्रीमेंटल कॉस्ट की बात करते हैं। तो अगर किसी बच्चे ने डिसीजन मेकिंग या रेलेवेंट कॉस्टिंग का चैप्टर नहीं किया तो शायद हो सकता है कि उसको पॉइंट नंबर 4 में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो। बहरहाल मेरी कोशिश होगी कि मैं आप लोगों को जो है वो क्वेश्चन अच्छे से कंप्लीट करवा दूँ। अब सबसे पहले हम रॉ मटेरियल से रेलेवेंट कुछ काम कर लेते हैं, रॉ मटेरियल की बात कर लेते हैं, रॉ मटेरियल की वर्किंग कर लेते हैं। देखिए हमारे पास रॉ मटेरियल के लिए जो है ना वो फर्स्ट बैच के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है कि भाई फर्स्ट बैच जो था ना उसमें क्या हुआ। और फर्स्ट बैच में आपके पास लिखा हुआ है कि आपके पास रॉ मटेरियल जो इस्तेमाल हुआ वो 63,000 kg हुआ और 1 kg 600 का आता था। बुलेट नंबर 2 में लिखा हुआ है रॉ मटेरियल कंजम्पशन इंक्लूड्स वेस्टेज विच इज एस्टिमेटेड एट 5% ऑफ द एक्चुअल रॉ मटेरियल टू फॉर्म पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट। देखो 63,000 kg जो है ना 63,000 kg ये वो रॉ मटेरियल है जो फर्स्ट बैच पे लगा है। 63,000 kg जो है ना वो रॉ मटेरियल फर्स्ट बैच पे लगा है। सवाल ये कहता है रॉ मटेरियल कंजम्पशन यानी कि जो रॉ मटेरियल इस्तेमाल हुआ इंक्लूड्स वेस्टेज, इसमें वेस्टेज शामिल है। इंक्लूड्स वेस्टेज विच इज एस्टिमेटेड एट 5% ऑफ द एक्चुअल रॉ मटेरियल टू फॉर्म पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वेस्टेज जो है वो 5% है। किस चीज का 5% है?
wastage is estimated at 5% of the actual raw material to form part of the product. ये जब सवाल ये कहता है कि actual raw material to form part of the product, इसका मतलब ये हो गया कि जो आपके फिनिश्ड प्रोडक्ट में जो रॉ मटेरियल इस्तेमाल हुआ होगा ना, वेस्टेज जो है ना उस चीज का 5% है। वेस्टेज जो है ना वो उस चीज का 5% है। वेस्टेज जो है वो दो तरह से आपको सवालों में दी हो सकती है। एक वो ये कह सकता है कि वेस्टेज जो है वो इनपुट का 5% है। मिसाल के तौर पर सवाल अगर यूं कह देता कि वेस्टेज जो है ना वो इनपुट का 5% है, तो इसका मतलब ये होता कि मैंने 63,000 kg का जो रॉ मटेरियल इस्तेमाल करा है, इसका मतलब ये होता है कि जो 63,000 kg का रॉ मटेरियल मैंने इस्तेमाल करा है, मेरी जो वेस्टेज है ना वो इसका 5% है। मेरी जो वेस्टेज है ना वो इसका 5% है। देखो जो आपने बैच नंबर 1 बनाया है, बैच नंबर 1 बनाने के लिए आपने 63,000 kg रॉ मटेरियल इनपुट करा या 63,000 kg रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करा। अगर सवाल ये कह देता कि जो वेस्टेज है ना वो जो रॉ मटेरियल आप इस्तेमाल करोगे उसका 5% है, तो इसका मतलब होता है कि इनपुट का 5% है। दो चीजें होती है ना, अगर आप लॉसेस की बात करो, थोड़ा सा यहाँ पे प्रोसेस कॉस्टिंग के चैप्टर की भी चीजें हैं, तो आपको पता है इनपुट माइनस लॉसेस इज इक्वल्स टू आउटपुट। इनपुट माइनस लॉसेस इज इक्वल्स टू आउटपुट। इनपुट का मतलब होता है जो आपने लगाया, जो आपने इस्तेमाल करा, माइनस लॉसेस, उसमें से जो लॉस हुए वो हटा दें अगर, तो हमारे पास आउटपुट आ जाता है, यानी कि जो हमारे पास बच गए। तो एक चीज ये हो सकती है कि कभी कभार सवाल आपको ये बोले कि जो वेस्टेज है ना वो 5% है ऑफ इनपुट। कभी कभार सवाल ये बोल दे कि वेस्टेज जो है ना वो 5% है ऑफ आउटपुट। आउटपुट यानी कि जो आपके फिनिश गुड्स में जो रॉ मटेरियल की क्वांटिटी नजर आ रही है, यानी कि आउटपुट क्या हुआ, वेस्टेज के बाद जो मटेरियल बच गया है जो फिनिश गुड्स में लगा है, वेस्टेज जो है ना वो उसका 5% है। ये दोनों बातें अलग हैं, दोनों बातें डिफरेंट है। इस पे मैं एक सेपरेट लेक्चर भी बना लूंगा कि जिसमें मैं आप लोगों को डिटेल में 10 मिनट लगाकर ये चीज समझाऊंगा कि जी इनपुट की परसेंटेज और आउटपुट की परसेंटेज में किस तरह से कंप्यूटेशन करनी है। अब यहाँ पर जब वो ये कहते हैं ना कि वेस्टेज जो है वो 5% है, और 5% किसका है, ऑफ द एक्चुअल रॉ मटेरियल टू फॉर्म पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट। एक्चुअल रॉ मटेरियल टू फॉर्म पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट का मतलब ये है कि एक्चुअली जो रॉ मटेरियल प्रोडक्ट में नजर आएगा, यानी कि वो ये कहना चाह रहा है कि जो आउटपुट होगा ना उसका 5% वेस्टेज है। अब एक मिसाल लेते हैं, लेट से कि एक मिसाल, एक रेशियोज डेवलप करने के लिए हमें ये पता है इनपुट माइनस लॉसेज इज इक्वल्स टू आउटपुट। एज्यूम कर लो कि आपका आउटपुट इन टर्म्स ऑफ रेशियो 100 है, ऐसे एज्यूम कर लेता हूँ। तो ये जो यहाँ पर जुमला लिखा है इसके हिसाब से जो लॉसेस होंगे ना, इसके हिसाब से जो लॉसेस होंगे ना वो 100 यानी कि आउटपुट का 5% यानी कि 5 होंगे। तो अगर आपको पता है कि आपका आउटपुट 100 है और आपके लॉसेस 5 है, तो आप इनपुट कितना करोगे प्रोसेस में, यानी कि आप मटेरियल खरीदोगे कितना, 105। ठीक है, ऐसे ही मैंने एक रेशियोज डेवलप कर लिए कि अगर फॉर एग्जांपल मेरा जो आउटपुट हो वो 100 हो, और मुझे सवाल में ये लिखा हुआ हो कि जो लॉसेस है ना वो आउटपुट का 5% है, जो लॉसेस है ना वो आउटपुट का 5% है। तो अगर मेरा आउटपुट 100 है और जो लॉसेस है वो आउटपुट का 5% है, यानी कि 100 का 5% है तो 5 हुए। तो इसका मतलब मैंने इनपुट कितना किया होगा, 105। कैसे भाई, मुझे ये पता है इनपुट माइनस लॉसेस इज इक्वल्स टू आउटपुट, और इस हिसाब से इनपुट इज इक्वल्स टू आउटपुट प्लस लॉसेस। ठीक है, तो अगर मेरा आउटपुट 100 है और लॉसेस है वो आउटपुट का 5% है, तो आपका जो इनपुट होगा ना वो 105 होगा। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो आपके पास टेबल बनाकर दिया हुआ है और जिसमें लिखा हुआ है कि रॉ मटेरियल इज 63,000 kgs एट ₹600 पर kg। देखिए, कभी भी अगर आपके पास प्रोडक्शन की कॉस्ट दी हुई होती है ना कि भाई 25,000 यूनिट्स बनाने के लिए ये रॉ मटेरियल इस्तेमाल हुआ, इतने लेबर के घंटे इस्तेमाल हुए, इतना ओवरहेड लगा,
तो हमेशा याद रखिएगा कि ये जो वैल्यू होती है, ये 63,000 केजी की जो वैल्यू दी हुई है कि 63,000 केजी लगा, इस्तेमाल हुआ, ये इनपुट होता है, ये इनपुट होता है, ये इनपुट होता है। समझ रहे हो बात को? ये जो आपको दिया हुआ होता है ना कि भाई 25,000 यूनिट्स बनाने के लिए हमारे 63,000 केजी लगे, 63,000 केजी इस्तेमाल हुए, 63,000 केजी कंज्यूम हुए। हमेशा ये याद रखना कि ये जो वैल्यू होती है ये इनपुट की होती है, इसलिए क्योंकि इनपुट वो चीज़ है जो आप खरीदते हो, इनपुट वो चीज़ है जिसकी आप सप्लायर को पेमेंट करते हो और फिर प्रोडक्शन स्टार्ट करते हो। तो इस सवाल में ये जो 63,000 केजी है ना, ये पहले बैच का इनपुट है, ये पहले बैच का आउटपुट नहीं है, या ये फिनिश प्रोडक्ट में जो लगा होगा वो नहीं है। यानी कि इन रेशियोज के हिसाब से ये 105 है, इन रेशियोज के हिसाब से ये 105 है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये इनपुट है, कुछ लॉसेस होंगे और कुछ आउटपुट होगा। अभी आपने सिर्फ सुनना है, समझना है, ये एक्सेल की फाइल आपको क्लास के फौरन बाद मिल जाएगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और यहाँ पर बच्चे बहुत गलतियां करते हैं। अब देखें, हमारा जो लॉस होगा ना वो 63,000 का 5% नहीं होगा। इसलिए क्योंकि इस सवाल में जो लॉस है वो आउटपुट का 5% है, क्योंकि इस सवाल में लिखा हुआ है कि वेस्टेज इज एस्टिमेटेड एट 5% ऑफ द एक्चुअल रॉ मटेरियल टू फॉर्म पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट। वेस्टेज 5% होगी उस रॉ मटेरियल की जो फिनिश गुड्स के प्रोडक्ट का पार्ट, हिस्सा बनेगी। हिस्सा बनने का मतलब ये कि वेस्टेज के बाद जो बच जाएगा उस प्रोडक्ट में। बात समझ आ रही है? तो अब रेशियोज के हिसाब से चलें तो हमने ये रेशियोज डेवलप करें कि अगर आउटपुट 100 होगा तो वेस्टेज जो है वो 5 होगी और इनपुट जो है वो 105 होगा। यानी कि ये 63,000 केजीज जो है ना, इट इज रिप्रेजेंटिंग 105 इन टर्म्स ऑफ रेशियोज। तो अगर मुझे लॉसेस या आउटपुट मालूम करना हो तो 63,000 जो है वो 105 हिस्से है, 63,000 जो है वो 105 हिस्सों के बराबर है, 63,000 जो है वो 105 हिस्सों के बराबर है। और अगर 63,000 जो है वो 105 हिस्सों के बराबर है तो 63,000 को मैं 105 से डिवाइड करता हूँ। लॉस अगर मालूम करना है, लॉस अगर मालूम करना है तो 5 से करता हूँ मल्टीप्लाई। 63,000 को मैं 105 से डिवाइड करता हूँ और क्योंकि मुझे लॉस मालूम करना है तो मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, बिकॉज लॉस जो है वो 5 हिस्से हैं। अगर आउटपुट 100 हिस्से हैं और लॉस 5 हिस्से हैं तो इनपुट 105 हिस्से हैं। इसी रेशियो में मैं चलता रहूँ तो 63,000 इज रिप्रेजेंटिंग 105 हिस्से। 63,000 को जब मैंने 105 से डिवाइड किया तो एक हिस्से की वैल्यू आई, लॉसेस 5 हिस्सों के बराबर है तो 5 से मल्टीप्लाई किया। और अगर आउटपुट ढूंढना हो तो 63,105 हिस्से हैं, 63,105 हिस्से हैं, 63,105 हिस्से हैं, 63,105 हिस्से हैं और आउटपुट 100 हिस्से होगा, आउटपुट 100 हिस्से होगा तो आउटपुट होगा 60,000। अब आप इसको टेस्ट भी कर सकते हैं। हमने ये कहा ना कि भाई लॉसेस जो है ना वो आउटपुट का 5% है। इस सवाल के हिसाब से लॉसेस जो है वो आउटपुट का 5% है, तो आप 60,000 का 5% लो तो वाकई में 3,000 ही बनता है और यही लॉसेस। तो आपने खरीदा कितना होगा? आपने सर खरीदा होगा इतना, आपने खरीदा होगा 63,000 किलो, उसमें से 3,000 किलो जाया हो गया होगा, वेस्टेज हो गई होगी। नॉर्मल लॉस की प्रोसेस कॉस्टिंग के चैप्टर में मजीद डिटेल्स हैं। और फिर एक पर्टिकुलर आउटपुट बच गया जो आपके फिनिश गुड्स में लगा हुआ है, फिनिश गुड्स में नजर आ रहा है। ठीक है जी। अच्छा, अब ये एक कहानी हो गई। अब उसने बोला है हाउएवर द वेस्टेज इज एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस बाई 10% in each new batch as the production process improves with experience। अब वो ये कहता है कि हर अगले बैच में, हर आने वाले बैच में, हर अगले बैच में, हर आने वाले बैच में जो आपकी वेस्टेज है, जो रॉ मटेरियल जाया होता था, यानी कि जो 3,000 है वो 10% से कम होता जाएगा। इसका मतलब पहली बार मैंने जब चीज बनाई तो चीज में 60,000 किलो लगा, 3,000 किलो जाया हुआ था, तो मैंने 63,000 किलो परचेस किया था। दूसरी बार जब मैंने प्रोडक्ट बनाया तो मेरा वेस्टेज 10% से कम हो गया। तो अगर कोई चीज 10% से कम हो जाती है, मिसाल के तौर पर 3,000 है और 3,000 अगर 10% से कम हो जाता है तो वो 90% बच जाता है। तो आप 3,000 का 90% ले लो, या आपके अगले बैच की वेस्टेज की अमाउंट होगी। वापस से जरा पढ़ो, however the wastage is expected to reduce by 10% in each new batch
एज दी प्रोडक्शन प्रोसेस इम्प्रूव्स विद एक्सपीरियंस। जो आपकी वेस्टेज होगी वो 10% से कम हो जाएगी। जो आपकी वेस्टेज होगी, जो रॉ मटेरियल ज़ाया होता है, वो 10% से कम हो जाएगा। तो 3000 में से या तो 3000 का 10% माइनस कर दो या 3000 का डायरेक्टली 90% ले लो, तो 2700 की वेस्टेज होगी। ये दूसरा बैच हो गया। तीसरे बैच में वेस्टेज मजीद 10% से कम हो जाएगी और चौथे बैच में वेस्टेज जो है वो मजीद 10% से कम हो जाएगी। तो मैं पिछले बैच का 90%, 90%, 90%, 90% लेकर आगे बढ़ता रहता हूँ। तो क्या करता हूँ मैं कि मैं वेस्टेज को 10%, 10%, 10%, 10% कम कर रहा हूँ। लिहाजा चारों बैच बनाने की टोटल वेस्टेज जो है वो 10,317 है। अच्छा, अब ये याद रखें जो फिनिश्ड आउटपुट है उसमें जो क्वांटिटी नजर आ रही है वो तो सेम होगी ना। मिसाल के तौर पर लेट से जो प्रोडक्ट बेच रहे हो उसमें 60,000 किलो लगा हुआ है। तुम यूं ले लो, एक एग्जांपल ले लो कि लेट से कोई फर्नीचर मैन्युफैक्चरर है। फर्नीचर मैन्युफैक्चरर जो है वो ये एज्यूम करता है कि भाई वो जो एक टेबल बनाता है उसमें 60,000 किलो के वजन की लकड़ी होती है। उस टेबल के बन जाने के बाद पहले कटिंग वटिंग में 3,000 किलो लकड़ी जाया होती थी, तो वो 63,000 खरीदता था। अब आपके टेबल की यानी कि आपके आउटपुट की यानी कि आपके यूनिट की शक्ल तो बदली नहीं है ना। पहले भी एक टेबल में 60,000 किलो अगर वुड लगती थी तो आज भी 60,000 किलो वुड लगेगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि आउटपुट की क्वांटिटी तो हमेशा 60,000, 60,000, 60,000 रहेगी और इन टोटलिटी चारों टेबल्स के लिए 2,40,000। होता क्या है कि जब वेस्टेज कम होती है, जब आपको पता होता है जनाब जाया कम होगा, जब जाया कम होगा ना तो आप खरीदारी कम करते हो, यानी कि आप इनपुट कम यूज करते हो। मैं वापस से रिपीट करूंगा, जब आपको यूं लगता है कि रॉ मटेरियल जाया कम होगा, वेस्टेज कम होगी, तो आप उसकी खरीदारी कम करते हो। आउटपुट में तो उतना ही लगेगा ना, आउटपुट में तो उतना ही लगेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि दूसरी बारी में मैंने जो खरीदारी करी होगी वो 62,700 केजीज की करी होगी। इसमें से 2700 किलो की वेस्टेज हो गई और 60,000 किलोज बच गया। इसी तरह से तीसरी बारी में मैंने 62,430 किलो की खरीदारी करी होगी। इसमें से 2,430 किलो ज़ाया हो गया और 60,000 किलो जो है वो टेबल में लग गया। इसके अगली बार मैंने जो खरीदारी करी होगी वो दोबारा से और कम करी होगी। मैंने 62,187 की किलो की खरीदारी करी होगी, इतना ज़ाया हो गया और इतना फिनिश गुड्स में लगा होगा। और अगर हम बात करें कि चारों बैचेस के लिए टोटल खरीदारी कितनी होगी तो वो 250,317 है। ये बात बड़ी समझने वाली है और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जब आपकी वेस्टेज कम होती है तो आप रॉ मटेरियल की खरीदारी को रिड्यूस कर देते हो। जो चीज़ आप खरीद रहे थे उसकी जो क्वांटिटी है, उसकी जो मिकदार है, वो कम कर देते हो। पहले अगर आप 63,000 केजी खरीद रहे थे क्योंकि 3,000 किलो ज़ाया हो जाता था और 60,000 इस्तेमाल होता था, तो अब आप उसकी खरीदारी को रिड्यूस कर दोगे वेस्टेज के रिड्यूस होने की वजह से। अच्छा, अब रॉ मटेरियल के लिए टोटल पेमेंट कितनी हुई होगी? रॉ मटेरियल के लिए टोटल पेमेंट कितनी हुई होगी? सर, आपने चारों बैचेस बनाने के लिए टोटल 250,317 किलो खरीदा होगा। आपने चारों बैचेस बनाने के लिए टोटल 250,317 किलो खरीदा होगा और 1 किलो 600 का आता है। 1 किलो 600 का आता है। तो 250,317 किलो आपने खरीदा, 250,317 किलो आपने खरीदा और 1 किलो अगर 600 का आता है तो कुल आपने जो जेब से पैसा लगाया वो ये अमाउंट बन गया जो अब यहाँ पर स्क्रीन पर मेंशन बाबा नजर आ रहा है, यानी कि 150,190,200। ठीक है जी। 1 किलो 600 का आता है और जितना किलो आपने खरीदा उससे आपने इसको जो है वो मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है। आप ये हमेशा याद रखिएगा कि जब आपके लॉसेस कम होते हैं तो आप खरीदारी कम क्वांटिटी की करते हो। जब आपके लॉसेस कम होते हैं तो आप खरीदारी कम क्वांटिटी की करते हो। ठीक है। देखिए यहाँ पर ये एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट टेस्ट हुआ है अबाउट लॉसेस। डिफरेंस क्या है? नंबर वन, एक डिफरेंस इस सवाल में है कि लॉस की जो परसेंटेज है वो इनपुट की परसेंटेज नहीं है। आम सवालों में क्या होता है कि वो बोलते हैं कि जो इनपुट का 5% लॉस होगा, मिसाल के तौर पे 100 खरीदा, 100 का 5 जाया हो जाएगा और 95 बचेगा। इस सवाल में ऐसा नहीं है, आउटपुट की परसेंटेज दी गई है। दूसरे सवाल में ये टेस्ट किया गया है कि जब लॉसेस कम होंगे तो क्या फिनिश्ड आउटपुट में क्वांटिटी कम लग रही होगी? नहीं, ऐसा नहीं है।
जब लॉसेस कम होंगे ना तो आप खरीदारी कम करोगे, ठीक है, आप खरीदारी कम करोगे। अच्छा जी, उसके बाद और आगे बढ़ते हैं। और सॉरी, अच्छा बेटा, अच्छा हसनैन का एक सवाल है कि सर लर्निंग तो तीसरे बैच पर स्टॉप हो गई है, तो ये जो वेस्टेज है ना, ये हम तीसरे बैच तक क्यों नहीं लेकर जा रहे? देखो, जो वेस्टेज होती है ना रॉ मटेरियल की, वो बहुत सारी दूसरी रीजंस पर भी डिपेंड करती है, सिर्फ लेबर पे थोड़ी डिपेंड करती है। भाई लेबर एक्सपीरियंस गेन कर रहा है तो वेस्टेज कम होगी, लेकिन साथ में अच्छी मशीन इस्तेमाल हो रही हैं, दूसरे सिस्टम्स इंप्रूव हो रहे हैं, दूसरी एफिशिएंसीज आ रही हैं, कोई भी रीजन और भी तो हो सकती है वेस्टेज के कम होने की। तो ये जो लिखा हुआ है, हाउ द वेस्टेज इज एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस बाय 10% इन ईच न्यू बैच एज द प्रोडक्शन प्रोसेस इंप्रूव्स, एज द प्रोडक्शन प्रोसेस इंप्रूव्स विद एक्सपीरियंस। तो इसमें जब तक वो ये ना कहे कि भाई लेबर से लिंक्ड है रॉ मटेरियल वेस्टेज, तो आप उसको लिमिट नहीं करना। प्रोडक्शन की एफिशिएंसी लेबर की वजह से भी आ सकती है और दूसरी दीगर वजूहत की बुनियाद पर भी आ सकती है। दूसरी बात यह कि लेबर जो है वो ऐसा हो सकता है कि स्किल्ड लेबर की लर्निंग हो रही हो, अनस्किल्ड लेबर की लर्निंग ना हो रही हो, और वेस्टेज जो है वो दोनों पर डिपेंड करती हो। अच्छा आगे चलते हैं। देखो अभी तक हमारे पास अहमद ऐसी कोई बात नहीं है, तो हम क्यों रोकें। अच्छा आगे है, अब लेबर की वर्किंग लर्निंग कर्व इफेक्ट फॉर लेबर इज एस्टिमेटेड एंड 90% इज एक्सपेक्टेड टू रिमेन इफेक्टिव फॉर द फर्स्ट 3 बैचेस ओनली। इंडेक्स ऑफ 90% लर्निंग कर्व इज नेगेटिव 0.152। ठीक है जी, तो अब हमें करनी है लेबर की वर्किंग। लेबर की वर्किंग करने के लिए लर्निंग जो है वो तीसरे बैच पर रुक जाएगी, लेबर जो है वो लर्निंग जो है वो तीसरे बैच पर रुक जाएगी। तो तीसरे बैच पर जितना टाइम लगा होगा, तीसरे बैच पर जितना टाइम लगा होगा, उतना ही टाइम आगे वाले हर बैचेस में लगेगा। अच्छा हम फॉर्मूला अप्रोच से जाएं तो फॉर्मूला हमारा होता था y इज इक्वल टू ए एक्स पावर बी, बी उसमें लर्निंग कर्व का कोएफिशिएंट होता था जो नेगेटिव 0.152 दिया हुआ है। हम क्या करते हैं, हम देखते हैं भाई पहले बैच पर कितना टाइम लग रहा है, यानी कि ए जो होता था वो क्या होता था, टाइम टेकन फॉर फर्स्ट बैच ना, बैच वाइज लर्निंग हो रही है तो ए जो होगा वो टाइम टेकन फॉर फर्स्ट बैच होगा। पहले बैच में 25,000 यूनिट्स है, एक यूनिट 4 घंटे में बनता है, तो 100,000 जो है वो हमारे पास टाइम टेकन फॉर फर्स्ट बैच होगा, ये ए हो गया। फिर हम देखते हैं टोटल टोटल आवर्स फॉर फर्स्ट 3 बैचेस, पहले 3 बैचेस बनने के लिए टोटल कितना टाइम लगा होगा। तो उसका फॉर्मूला था ए इंटू एक्स पावर बी। ठीक है, देखना जरा, अब गौर से सुनना। हमारे पास एवरेज टाइम का फॉर्मूला होता था y इज इक्वल्स टू ए एक्स पावर बी। हमारे पास एवरेज टाइम का फॉर्मूला होता था y इज इक्वल्स टू ए एक्स पावर बी। तो मैंने क्या किया है, ए यानी कि टाइम टेकन फॉर द फर्स्ट बैच मल्टीप्लाइड बाय एक्स पावर बी। एक्स जो है वो हमारे पास नंबर ऑफ बैचेस हैं, पावर बी, बी जो है वो नेगेटिव 0.152 है। ए एक्स पावर बी से यानी कि अभी तक जो मैंने यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई किया है, ए एक्स पावर बी से यानी कि अभी तक ये जो ब्रैकेट में मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया है, ये मुझे क्या बताएगा, ये मुझे 3 बैचेस का एवरेज टाइम बताएगा, ये मुझे 3 बैचेस का एवरेज टाइम बताएगा, ये मुझे 3 बैचेस का एवरेज टाइम बताएगा। वाई इज इक्वल टू ए एक्स पावर बी वाला फॉर्मूला मुझे 3 बैचेस का एवरेज टाइम बताएगा। ए यानी कि टाइम टेकन फॉर द फर्स्ट बैच, एक्स यानी कि नंबर ऑफ बैचेस, और पावर बी यानी कि नेगेटिव 0.152। ठीक है जी, अगर मुझे 3 बैचेस का टोटल टाइम मालूम करना है तो मुझे इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मुझे 3 बैचेस का टोटल टाइम मालूम करना है तो मुझे इसको फर्दर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 बैचेस का जो टोटल टाइम आ रहा है वो 253863 आ रहा है। ठीक है, ए एक्स पावर बी यानी कि ये जो ब्रैकेट है ये एवरेज टाइम का फॉर्मूला है, मल्टीप्लाइड बाई 3, क्योंकि 3 बैचेस की बात हो रही है तो 3 बैचेस का टोटल टाइम 253863 आ गया। इसी तरह से टोटल आवर्स फॉर फर्स्ट 2 बैचेस, पहले 2 बैचेस पे कितना टाइम लगेगा, उसके लिए आप क्या कर सकते हो, ए एक्स पावर बी इंटू नंबर ऑफ बैचेस वापस अप्लाई करोगे, सिर्फ जहां जहां 3 लिखा है वहां वहां मैं 2 लिख देता हूँ। अगेन ए टाइम टेकन फॉर द फर्स्ट बैच जो कि 100,000 है, इंटू एक्स यानी कि नंबर ऑफ बैचेस, अब हम 2 बैचेस की बात कर रहे हैं, पावर बी यानी कि नेगेटिव 0.152। ये ब्रैकेट ने मुझे 2 बैचेस का एवरेज टाइम दे दिया
इसको जब मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसको जब मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 2 बैचेस का टोटल टाइम आ रहा है। अच्छा, हसैन का सवाल है सर एक्स यूनिट नहीं था। देखो यूनिट्स में अगर लर्निंग यूनिट वाइज हो रही है तो एक्स यूनिट्स होगा। यहाँ पर जो लर्निंग हो रही है, आप अगर सवाल पढ़ते हो तो लिखा हुआ है लर्निंग कर्व इफेक्ट फॉर लेबर इज एस्टिमेटेड एट 90%। इट इज एक्सपेक्टेड टू रिमेन इफेक्टिव फॉर द फर्स्ट 3 बैचेस ओनली। अब देखो जब बैच वाइज लर्निंग दी हुई हो, जब बैच वाइज लर्निंग दी हुई हो तो आपके पास जो एक्स होगा वो नंबर ऑफ बैचेस हो जाएंगे और वाई जो होगा वो एवरेज टाइम पर बैच होगा। चीजें इस तरह से चेंज हो जाएंगी, चीजें इस तरह से मोल्ड हो जाएंगी, चीजें इस तरह से आप चेंज कर लोगे, एडजस्ट कर लोगे। यहाँ पर बैच वाइज लर्निंग हो रही है। तो अच्छा, ये हमारे पास टोटल टाइम आ गया 2 बैचेस का। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं इसमें से इसको माइनस करता हूं तो ये क्या है, टाइम टेकन फॉर थर्ड बैच, है ना। टाइम टेकन फॉर थर्ड बैच होगा भाई, ये पहले 3 बैचेस का टाइम है, बैच 1 बैच 2 बैच 3 का टाइम, ये बैच 1 और बैच 2 का टाइम है, तो ये टाइम टेकन फॉर द थर्ड बैच होगा। तीसरे बैच को जो टाइम लगा है वो होगा। अच्छा जी, अब क्या करेंगे सर, अब हम ये करेंगे बेटा, अब हम ये करेंगे कि हमने बनाए हैं 4 बैचेस, हमने बनाए 4 बैचेस, तो हम टोटल टाइम फॉर 4 बैचेस कैलकुलेट करेंगे। बैच नंबर 1 टू बैच नंबर 3, बैच नंबर 1 टू बैच नंबर 3, पहले 3 बैचेस का ये टाइम होगा। बैच नंबर 1 टू बैच नंबर 3 ये टाइम होगा। और बैच नंबर 4 का क्या टाइम होगा, बैच नंबर 4 का क्या टाइम होगा, बैच नंबर 4 का उतना ही टाइम होगा जितना तीसरे बैच का है, क्योंकि यहाँ पर लर्निंग आकर रुक गई थी। ठीक है, तो 3 to 7, 7 to 5 मेरे पास टोटल टाइम होगा। बैच नंबर 1 से बैच नंबर 3 का टाइम ऊपर से आ गया, बैच नंबर 1 से बैच नंबर 3 का टाइम जो है वो ऊपर से आ गया, और बैच नंबर 4 पे उतना ही टाइम लगा होगा जितना तीसरे बैच में लगा होगा, क्योंकि सवाल में ये लिखा हुआ था कि लर्निंग जो है वो तीसरे बैच पर रुक जाएगी, तो तीसरे बैच पर जितना टाइम लगा उतना ही चौथे बैच पर लगा होगा। तो अब हम जो है वो ये देख लेते हैं कि भाई लेबर की कॉस्ट के लिए हमने कितनी पेमेंट करी होगी। लेबर की कॉस्ट के लिए हमने इतने आवर्स मल्टीप्लाइड बाय आर्ली रेट जो है वो 300 है, तो हमने पेमेंट जो करी होगी, ज्यादा आ रही है क्या, बहुत ज्यादा, अच्छा भाई इतनी ज्यादा आ रही है, हाँ। तो ये हमने कुछ पेमेंट करी होगी, राउंड ऑफ कर लेता हूँ, 9831747 ठीक है। नंबर ऑफ आवर्स मल्टीप्लाइड बाय आर्ली रेट, नंबर ऑफ आवर्स मल्टीप्लाइड बाय आर्ली रेट, ये हमने लेबर के लिए पेमेंट करी होगी। ठीक है, नंबर ऑफ आवर्स मल्टीप्लाइड बाय आर्ली रेट, ये हमने लेबर के लिए पेमेंट करी होगी। क्लियर है यहाँ तक बात सबको? ठीक है, ये हमने टोटल पेमेंट करी होगी। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं अपने ओवरहेड्स की वर्किंग पर। अब हम देख लेते हैं कि भाई ओवरहेड्स में क्या होगा हमारे पास। मैंने काफ़ी डिटेल में चीज़ें समझाई हैं, आप बाद में रिकॉर्डिंग देखोगे तो ये चीज़ें रिकॉल भी हो जाएंगी। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब पॉइंट नंबर 4 में लिखा हुआ है 20% ऑफ दी ओवरहेड्स आर फिक्स्ड। ओवरहेड्स का 20% फिक्स्ड है, ओवरहेड्स का 20% फिक्स्ड है, and mostly represent the maintenance and depreciation of factory building and machines। और ये 20% जो फिक्स्ड है ये मोस्टली रिप्रेजेंट करता है आपके मेंटेनेंस की कॉस्ट को, और जो आपकी डेप्रिसिएशन है फैक्ट्री के बिल्डिंग वगैरह की उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है जी, तो जो फिक्स्ड कॉस्ट है, अब ये डिसीजन मेकिंग और रेलेवेंट कॉस्टिंग के चैप्टर से रेलेवेंट बातें आ रही हैं। जो फिक्स्ड कॉस्ट होती हैं वो आपके बैचेस के साथ इंक्रीज नहीं होती ना, और आपके डिसीजन के लिए इररेलेवेंट होती हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहला काम ये करते हैं कि हमारे पास जो ये रेट दिया हुआ है ओवरहेड्स का ₹400 पर लेबर आवर, ये आपको जो दिया हुआ है ना, ये टोटल ओवरहेड्स का रेट दिया हुआ है 400 का। इसमें से एक फिक्स्ड ओवरहेड्स का ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट है और एक वेरिएबल ओवरहेड्स का ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट है। फिक्स का ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट कितना है, क्योंकि उसमें बोला हुआ है कि 20% ऑफ दी ओवरहेड्स आर फिक्स्ड, तो मोस्ट लाइकली इसने इसका 20% फिक्स रखा होगा और इसका बाकी 80% जो होगा वो, यानी कि 320 जो है वो वेरिएबल होगा। तो अब हमारे पास जो वेरिएबल ओवरहेड्स हैं, अच्छा ये हमारी लेबर की वर्किंग थी, ये हमारी लेबर की वर्किंग थी। अच्छा ये भी हमारी एक ये रॉ मटेरियल की वर्किंग थी। और हमारे पास जो वेरिएबल
वेरिएबल ओवरहेड्स, वेरिएबल ओवरहेड्स की जो वर्किंग आएगी, उसकी जो अमाउंट होगी, उसकी जो पेमेंट होगी वो कितनी होगी भाई, इतने आवर्स काम हुआ और पर आवर रेट जो है वो 320 वाला हम ले लेते हैं, तो 104,871,978। देखो हम सिर्फ वेरिएबल कंपोनेंट ले रहे हैं, हम फिक्स कंपोनेंट नहीं ले रहे हैं। इसकी जो रीजन है वो रेलेवेंट कॉस्टिंग और डिसीजन मेकिंग के चैप्टर्स में एक्सप्लेन करी गई है कि सिर्फ वेरिएबल हिस्सा क्यों लेना है और फिक्स क्यों नहीं लेना है। जब हम कोई नया ऑर्डर एक्सेप्ट करेंगे तो हमारी फिक्स कॉस्ट में कोई इजाफा नहीं आएगा, वो हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है। सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल वाला जो हिस्सा है, वेरिएबल वाला जो पोर्शन है, जो हिस्सा मेरे इस ऑर्डर को एक्सेप्ट करने की वजह से इंक्रीज होगा, वो हम अपने डिसीशंस में लेते हैं। क्योंकि बाकी हिस्सा तो चाहे हम ये ऑर्डर एक्सेप्ट करें या ना करें, हमें पे करना ही करना पड़ेगा। तो ये सारी हमने कॉस्ट की वर्किंग कर ली है। आप लोगों को जब ये एक्सेल की फाइल मिलेगी तो बड़े आसानी से आप इसको ट्रेस भी कर लोगे सारी चीज़ों को। तो हमारे पास अब जो टोटल कॉस्ट आ रही है, जो टोटल कॉस्ट आ रही है वो टोटल कॉस्ट आ रही है, एक तो नंबर 1 मटेरियल वाली अमाउंट, ठीक है जी, यहाँ लिख लेते हैं। एक तो हमारे पास जो है वो मटेरियल वाली अमाउंट है 150,190,200। एक हमारे पास लेबर वाली अमाउंट 98,317,479 और एक हमारे पास वेरिएबल ओवरहेड्स वाली अमाउंट, तो 353,379,657 जो है ये हमारा टोटल खर्चा आ रहा है। अच्छा, अब हमारे पास सवाल में चलिए ये टोटल कॉस्ट तो आ गई, हमें टोटल कॉस्ट थोड़ी बतानी थी। हमारे सवाल में उसने लिखा कैलकुलेट दी मिनिमम बिड प्राइस। कैलकुलेट दी मिनिमम बिड प्राइस यानी कि इस बंदे को मैं ये चीज बनाने के लिए कितने पैसे कोट करूं, कितने पैसे इससे मांगू। कैलकुलेट दी मिनिमम बिड प्राइस विच ACL, ACL यानी कि हमारी कंपनी, विच ACL शुड कोट, जो ACL कोट करे टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 35%, ताकि उसको मुनाफा या प्रॉफिट मिले 35% का ऑन द कोटेड प्राइस। अब देखिए ये जो 35% का जो मुनाफा है ना, 35% का मुनाफा दो तरह से आपसे सवाल में पूछा जा सकता है। 35% प्रॉफिट ऑफ कॉस्ट प्राइस, या बोला जा सकता है 35% प्रॉफिट ऑफ सेलिंग प्राइस, या सेलिंग प्राइस या कोटेड प्राइस। दोनों बातें अलग हैं। देखिए अगर पहला वाला केस होता है ना कि प्रॉफिट जो है वो कॉस्ट प्राइस का 35% है, अगर पहला वाला जो आप पॉइंट देखते हो कि प्रॉफिट जो है वो कॉस्ट प्राइस का 35% है, तो कॉस्ट प्राइस का 35% होता ना तो बड़ी आसान होती चीज। आसान ये होती कि भाई इसको तुम लेते, इसमें इसका 35% जो है वो ऐड करते हो और तुम बोलते कि जनाब हम जो है ना वो 477062538 इतने की चीज बेचेंगे। ऐसा यहाँ नहीं है, ऐसा यहाँ नहीं है, क्योंकि उसने ये लिखा है 35% प्रॉफिट ऑफ सेलिंग प्राइस या कोटेड प्राइस, यानी कि जो आप उसको कोट बताओगे, जो आप उसको प्राइस बताओगे, आप चाहते हो कि उसका 35% आपका प्रॉफिट हो। तो सर अब इसको किस तरह से करेंगे? देखिए आपको अगेन रेशियोज में कन्वर्ट करना होगा चीजों को। एज्यूम कर लो अगर सेलिंग प्राइस 100 है, एज्यूम कर लो अगर सेलिंग प्राइस 100 है और तुम ये चाहते हो कि तुम्हें सेलिंग प्राइस का 35% प्रॉफिट हो, तुम ये चाहते हो कि सेलिंग प्राइस का 35% प्रॉफिट हो, तो तुम ये चाहते हो कि तुम्हारा जो प्रॉफिट हो ना वो 35 रुपए हो, हर 100 रुपए पे 35 रुपए का प्रॉफिट। एज्यूम करो कि अगर सेलिंग प्राइस 100 है तो तुम ये चाहते हो कि तुम्हें 100 का 35% यानी कि 35 रुपए का प्रॉफिट हो। तो इसका मतलब तुम्हारी जो कॉस्ट प्राइस, इसका मतलब जो तुम्हारी कॉस्ट प्राइस होनी चाहिए वो 100 माइनस 35 यानी कि 65 होनी चाहिए। अब ये क्योंकि कॉस्ट प्राइस है, ये क्योंकि कॉस्ट प्राइस है, तो रेशियोज के हिसाब से ये 65 हिस्से हैं, रेशियोज के हिसाब से ये 65 हिस्से हैं। अगर मुझे सेलिंग प्राइस मालूम करनी है, अगर मुझे सेलिंग प्राइस मालूम करनी है या कोटेड प्राइस मालूम करनी है, तो मैं बोलूंगा कि ये अमाउंट रेशियोज के हिसाब से, इन रेशियोज के हिसाब से 100, 65, 35 में से ये अमाउंट कॉस्ट प्राइस को यानी कि 65 हिस्सों को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 65 से मैंने डिवाइड किया और मुझे 100 हिस्से मालूम करने हैं, मुझे 100 हिस्से मालूम करने हैं, मुझे सेलिंग प्राइस मालूम करनी है, तो मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया। मैं वापस से रिपीट करूंगा, कॉस्ट प्राइस को मैंने 65 से डिवाइड किया और मुझे 100 हिस्से मालूम करने हैं, तो मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाई 65 मल्टीप्लाइड बाई 100, ये हमारी सेलिंग प्राइस आ जाएगी 543,661,011। ये हमारा फाइनल आंसर होगा इस सवाल का। अच्छा, आप इससे प्रूव भी कर सकते हो, आप इससे प्रूव भी कर सकते हो कि क्या वाकई में मैं जो प्रॉफिट कमा रहा हूँ, क्या वाकई में जो प्रॉफिट कमा रहा हूँ वो क्या सेलिंग प्राइस का 35% है या नहीं।
देखिए पहले तो इस तरह से देख लेंगे भाई, अगर मैं इतने की चीज बेचता हूँ, अगर मैं इतने की चीज बेचता हूँ, अगर मैं इतने की चीज बेचता हूँ और मुझे पड़ती इतने की है, अगर मैं चीज बेचता हूँ, अगर मेरी सेलिंग प्राइस 543,661,011 है और अगर मेरी कॉस्ट प्राइस 353,379,657 है, तो मैं कितना मुनाफा कमा रहा हूँ, कितना प्रॉफिट कमा रहा हूँ? सर इतना प्रॉफिट कमा रहे हो 190281354। अच्छा, क्या ये मेरी कॉस्ट प्राइस का 35% बनता है? ये मालूम करने के लिए आप प्रॉफिट को डिवाइड करोगे सेलिंग प्राइस से और परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे, तो 190281354 डिवाइडेड बाई 543,661,011 और फिर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करो, तो वाकई में ये 35% ही बन रहा है, यानी कि तुम्हारा आंसर बिल्कुल सही आया है। तो जनाब मेरी जो सेलिंग प्राइस होगी ना, जो सेलिंग प्राइस होगी, वो सेलिंग प्राइस जो है ना, वो 543,661 होगी, 543,661 होगी। ठीक है, 543,661 होगी हमारी जो सेलिंग प्राइस होगी, वो 543,661 होगी। ये हमारी वैल्यू यहाँ पर आ रही होगी। ठीक है, इसमें कोई मसला है तो मुझे बताओ, इसमें किसी किस्म का कोई भी मसला है तो मुझे बताओ, इसमें किसी किस्म का कोई मसला है तो मुझे बताओ भाई, इसमें किसी किस्म का कोई मसला है तो मुझे बता दो। सही है, कोई मसला? इसमें किसी किस्म का कोई मसला है तो मुझे बताओ। ठीक है जी, अब आप जब इस लेक्चर को दोबारा से एक बार देखोगे तो आप लोगों को ये चीज़ें इम्प्रूव हो जाएंगी, बेहतर हो जाएंगी, समझ में आ जाएंगी, सही लगेंगी। तो काइंडली इस रिकॉर्डेड लेक्चर को दोबारा से देखना और मुझे फिर जो है वो कभी भी आप लोगों को अगर प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप पर आप लोग पूछ लेना।